पिछले हिस्से में हमने जाना कि उपलब्ध साहित्य एवं दस्तावेजों से ऐसा मालूम होता है कि हमारा समाज शोषण पर आधारित समाज है। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बहुत हद तक इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाती है। क्रिटिकल पेडागोजी इस व्यवस्था पर सवाल उठाती है और न्याय पर आधारित समाज के निर्माण के लिए एक राह दिखाती है। पोलो फ्रेरे ने क्रिटिकल पेडागोजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है और पूरी दुनिया के सामने मिसाल कायम की है। आप इस सेक्शन का टाइटल या शीर्षक देखकर समझ रहे होंगे कि हम आपको बैंक में काम करने के लिए जो शिक्षा चाहिए होती है उसकी बात करेंगे, पर ऐसा नहीं है। हम इस सेक्शन में देखेंगे कि शिक्षा को और शिक्षण प्रक्रिया को बैंकिंग की तरह कैसे देखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपका ये जानना बहुत आवश्यक है कि पोलो फ्रेरे के अनुसार बैंकिंग शिक्षा को चुनौती देने के लिए क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में विचार और बातचीत बहुत आवश्यक है। आइए आगे आने वाले सेक्शन में हम बैंकिंग शिक्षा को समझें। आइए देखें कि अरुण और जाहिदा, जो कि शिक्षक हैं, दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है। जाहिदा एक कक्षा की कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल फोन पर लेकर आई हैं और वो अरुण को दिखाना चाहती हैं। अरुण, जरा बताओ कि मेरे मोबाइल स्क्रीन पर तुम्हें क्या दिख रहा है? अरे, ये तो किसी कक्षा के ब्लैक बोर्ड जैसा लग रहा है। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। बताओ, इस कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अंग्रेजी की क्लास होगी और शिक्षक बच्चे को पैराग्राफ लिखना सिखा रहे हैं। क्या तुम पैराग्राफ लिखना सिखाने की इस विधि पर कुछ सुझाव दे सकते हो? नहीं, मुझे तो ये ठीक ही मालूम पड़ता है। कितना सुंदर लिखा हुआ है। बच्चों के लिए इसको याद कर लेना काफी आसान भी लगता है। इस विधि को सुधारने की क्या आवश्यकता है? क्या आप भी अरुण की इस बात से सहमत हैं कि अंग्रेजी विषय की कक्षा में शिक्षक ने पैराग्राफ लेखन की जो विधि अपनाई है वो सही है? जो उत्तर आपको सही लगता है उस पर क्लिक कीजिए, हाँ, नहीं। अपना विचार हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए आपको अरुण और जाहिदा की आगे की बातचीत सुननी होगी। एक बार फिर से देखो, तुम्हें अगर कुछ नजर आ जाए। चलो अंदाजा लगाओ और बताओ कि इस कक्षा में कम से कम कितने बच्चे होंगे। कम से कम 25-30 तो होंगे ही। क्या सभी बच्चों का माय बेस्ट फ्रेंड या मेरा प्रिय साथी से जुड़ा हुआ अनुभव एक जैसा ही होगा? क्या सभी बच्चों के लिए उनके बेस्ट फ्रेंड में जो गुण होने चाहिए जिसके बारे में यहाँ बोर्ड पर लिखा है, क्या वे होने वाकई जरूरी हैं? अरे हाँ, ये बात तो कुछ जच रही है। अरुण, मुझे याद आ रहा है कि तुम भी किसी बच्ची के बारे में कह रहे थे कि वे आकर तुमसे कहती है कि अंग्रेजी उसे बहुत कठिन लगती है। तुमने कभी उससे बात करने की कोशिश की थी कि ऐसा उसे क्यों लगता है? हाँ, मेरे पड़ोस में एक लड़की थी। मैंने उससे पूछा था कि उसकी कक्षा में अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जाती है। उसने बताया कि मैडम बोर्ड पर प्रश्न उत्तर लिखवा देती हैं और फिर हमें हर रोज 5 प्रश्न याद करने के लिए कहती हैं। हम बहुत कोशिश भी करते हैं उसे याद करने की, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैडम को सुनाने का समय आता है तो हम उत्तर को भूल जाते हैं। फिर हमें सजा में सीट पर खड़ा होना पड़ता है। कभी कभी क्लास से बाहर भी जाना होता है। तो फिर तुमने उस बच्चे को क्या सलाह दी? मुझे तो इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आई। बच्चे सही सही वाक्यों को अपनी नोटबुक में लिख पाएं, इसके लिए मैडम बोर्ड पर लिखती हैं। फिर बच्चे बोर्ड पर लिखे वाक्यों को कॉपी में उतारते हैं और बच्चे अगर उसको याद करके आते हैं तो फिर कक्षा में वो आसानी से प्रश्न का उत्तर लिख पाते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। इस विधि में क्या बुराई है? आपको क्या लगता है कि पैराग्राफ लेखन सिखाने वाले शिक्षक और अरुण की बच्चों के बारे में क्या धारणा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक पर क्लिक कीजिए। निष्क्रिय व अनजान छात्र, आलोचनात्मक तथा रचनात्मक रूप से सोचने वाले छात्र। उत्तर देने के लिए धन्यवाद। जी हां, हमें लगता है कि दोनों शिक्षकों यानी अंग्रेजी पढ़ाने वाली शिक्षिका और अरुण का कहीं न कहीं यह मानना है कि बच्चे निष्क्रिय और अनजान होते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, और शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है जो बच्चों को ज्ञान देने की क्षमता रखता है। फ्रेरे इस तरह की स्थिति को रूपक के तौर पर शिक्षा का बैंकिंग मॉडल मानते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, शिक्षक बच्चों में ज्ञान जमा करते हैं जिस पर कभी कोई बच्चा सवाल नहीं उठा सकता। फ्रेरे ने शिक्षक, बच्चे और ज्ञान से संबंधित उन धारणाओं की बात की है जो शिक्षा को बैंकिंग का रूप देती हैं।
उनके अनुसार शिक्षा के पारंपरिक नजरिए में शिक्षक ज्ञान के सागर समझे जाते हैं, यानी शिक्षक को सब कुछ पता होता है और बच्चों को कुछ नहीं आता। इस शिक्षा पद्धति में बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने वाला माना जाता है। वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे याद करते हैं और उसको दोहराते हैं। शिक्षक बच्चों में ज्ञान भरते हैं और बच्चों को उनके ज्ञान के ऊपर सवाल उठाने का अधिकार नहीं होता है। शिक्षक सोचते हैं और बच्चे नहीं सोच सकते। शिक्षक विषय सामग्री को चुनते हैं और बच्चे उनको वैसे ही ग्रहण करते हैं। शिक्षक कक्षा में एक सत्ता का सूचक होता है और बच्चे उसका बिना कोई सवाल किए पालन करते हैं। फ्रेरे शिक्षा के इस विधि की आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि इस विधि में बच्चों को एक निष्क्रिय वस्तु की तरह देखा जाता है जिस पर शिक्षक काम करता है। हमने अपने कोर्स के पहले भाग में समाज में और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे शोषण की बात की है। यमुना, जो कि स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा है, वो भी एक ऐसी ही व्यवस्था का हिस्सा है। यमुना को अपनी कक्षा में दूसरे बच्चों से दूर एक अलग सीट पर यह कहकर बैठाया गया कि वो एक पिछड़ी जाति की है। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ती है जहां शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया बैंकिंग शिक्षा पर आधारित है। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति पर यमुना की क्या प्रतिक्रिया होगी? वो इस स्थिति का सामना करेगी और अपने शिक्षक से इस बारे में बातचीत करेगी। वो इस स्थिति को ऐसे ही अपना लेगी। थोड़ा ठहरिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हमें फ्रेरे द्वारा समझाए गए बैंकिंग शिक्षा के उद्देश्य में मिलेगा। फ्रेरे ऐसा मानते हैं कि बैंकिंग शिक्षा का उद्देश्य होता है लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि वो वर्तमान में सही गलत, प्रभावशाली सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विचारों से सहमत हो जाएं और उन पर सवाल नहीं उठाएं। यमुना चूंकि बैंकिंग पर आधारित स्कूली व्यवस्था का एक हिस्सा है, इसलिए शायद वो अपनी परिस्थिति का सामना नहीं करेगी और कक्षा में दूसरे बच्चों से अलग बैठना स्वीकार लेगी। जैसा हमने पहले बात की, बैंकिंग शिक्षा में शिक्षक के सामने बच्चे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। शिक्षक का मानना है कि बच्चे नासमझ होते हैं। वो बच्चों को संसाधन या रिसोर्स के रूप में नहीं देखते। इस तरह उनके अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति या समूहों के अस्तित्व को नकार देना शोषण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। शिक्षक विद्यार्थियों में अज्ञानता की बात को साबित करके वो अपने ज्ञान को सही या उचित बताते हैं और इस तरह अपने अस्तित्व को बचाते हैं। विद्यार्थी भी अपनी अज्ञानता को मानकर शिक्षक के ज्ञान को सही या उचित बनाता है। विद्यार्थी की अपने बारे में इस प्रकार की सोच उसे किसी भी स्थिति पर सवाल उठाने से रोकती है। अब आप और गहराई में समझ गए होंगे कि यमुना अपने साथ हो रहे अन्याय को क्यों स्वीकार लेगी। आप कहेंगे हमने जाहिदा और अरुण की बातों को तो अधूरा ही छोड़ दिया। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले आपने दोनों की पैराग्राफ लिखने की विधि के बारे में बातचीत सुनी और देखी होगी। जाहिदा को फ्रेरे के सिद्धांतों की जानकारी थी। चलिए देखें कि जाहिदा ने अरुण को बच्चों से एक ही प्रकार के उत्तर की उम्मीद करने के संदर्भ में क्या समझाया। अरुण, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता है कि बच्चे याद ही क्यों करें या वह बोर्ड से टीचर के द्वारा लिखे गए उत्तर को क्यों उतारें? वे खुद भी तो उत्तर बना सकते हैं या बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और जब वे खुद उत्तर बनाएंगे तो फिर उसमें याद करने जैसा क्या बच जाएगा? ठीक है, लेकिन फिर तो सभी बच्चे अलग अलग उत्तर लिख लेंगे और उसमें कितनी गलतियां भी होंगी। लेकिन बिना गलती किए हुए बच्चे सीखेंगे कैसे? जब एक शिक्षक या शिक्षिका बोर्ड पर उत्तर लिख देती है तो वो उसके द्वारा दिया हुआ उत्तर होता है। लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं ना कि बच्चे क्या उत्तर लिख रहे हैं और बच्चों की समझ कितनी विकसित हुई है। अगर बच्चे टीचर के द्वारा लिखा हुआ उत्तर परीक्षा में लिख आते हैं, इससे तो सिर्फ उनके याद करने की क्षमता के बारे में ही हमें पता लग पाता है। उनकी समझ के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। अरुण, मैं तुम्हें एक और उदाहरण देती हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी? मुझे तो क्रिकेट ही बहुत पसंद है। अगर ये सवाल शिक्षक अपनी कक्षा में पूछे, फिर इस सवाल का जवाब वो बोर्ड पर लिख दे और सभी बच्चे इसको उतार कर याद कर लें, तो क्या वह बच्चे सवाल का सही जवाब दे रहे हैं? नहीं, इसमें तो सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। कुछ ऐसे सवाल भी हो सकते हैं जिनका एक ही उत्तर होगा, लेकिन बच्चे उसे अलग अलग तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या सोच रहे हो? जब अगली बार कोई बच्ची तुम्हारे पास अपनी कठिनाइयों को लेकर आती है, तो तुम उसे क्या सलाह दोगे? जाहिदा, मेरी सलाह उस बच्ची और उसके शिक्षक दोनों के लिए ही होगी। बच्ची को मैं ये कहना चाहूंगा कि सीखी गई अवधारणा के आधार पर
स्वयं उत्तर देने की कोशिश करें। भले ही शुरू में वो गलत हो, लेकिन धीरे धीरे इससे समझ विकसित होगी और वो सीख पाएगी कि किसी सवाल का उत्तर किस प्रकार लिखा जाता है। शिक्षक से मैं ये कहूंगा कि बच्चों को कोशिश करने का मौका दीजिए। इस हिस्से में अभी तक हमने जाना कि बैंकिंग शिक्षा के पारंपरिक नजरिए में शिक्षक ज्ञान के सागर समझे जाते हैं। बच्चों को उनके ज्ञान के ऊपर सवाल उठाने का अधिकार नहीं होता है। बच्चे शिक्षकों से मिलने वाले ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसे याद करते हैं और उसको दोहराते हैं। रूपक के तौर पर फ्रेरे इसे शिक्षा का बैंकिंग मॉडल मानते हैं। आगे के हिस्से में हम जानेंगे कि बैंकिंग शिक्षा से निपटने के लिए फ्रेरे ने किस प्रकार प्रॉब्लम पोजिंग शिक्षा को क्रिटिकल पेडागोजी के तहत एक समाधान के रूप में देखा।